हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम का प्रिपरेशन ज़रूर कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो कि आपके जून 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग इसके यूनिट वाइज क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट के मैंने कुछ क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आप लोगों को करवाया है। अभी फिर हम लोग अकाउंट्स के करेंगे, तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी फील हो कि आपको इस वीडियो से, आपको इन क्वेश्चन से मदद मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग को सॉल्व करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो कि आपके जून 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑडिटिंग के रिपोर्ट से, ऑडिटिंग के राइट से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देख पा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग इसको लेके अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे क्वालिफाइड रिपोर्ट के सामने लिखा है ऑडिटर्स ड्यूटी, एग्जामिनेशन वैल्यूएशन डिस्क्लोजर के सामने ऑडिटर्स ऑडिटर लाइबिलिटी, एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी के सामने ऑडिटर रिपोर्ट एंड मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी इशू ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा ओके। अच्छा, कोई बात नहीं, फोर्थ पॉइंट छूट गया है क्या? फोर्थ पॉइंट आप लोगों के सामने मैं रख देता हूँ, ऑडिटर्स राइट। ठीक है, यहाँ पे ऑडिटर्स राइट, तो किसका आंसर कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाएगा? तो एक्सेस करना रिपोर्ट को, क्या हम एक्सेस कर पाए सब्सिडरीज, जो भी कंपनी के सब्सिडरी रिकॉर्ड्स है, बुक्स है, उसको हम लोग एक्सेस कर पाए, ये हमारा अधिकार है। ठीक है ना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा नहीं, ऑडिटर का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का और दिया हुआ है, अब देखेंगे आप लोग एग्जामिनेशन वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, ये तो आपकी ड्यूटी है ना कि आप ही को बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना पड़ेगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा और डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो भी आपको सामने फैक्ट मिले, रिपोर्ट्स मिले, ये आपका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर का। ठीक है, तो बी का 1, सी का 4। क्या आप लोगों को यहाँ पे बी का 1 सी का 4 कहीं दिख रहा है? जी हाँ प्यारे बच्चों, तो बी का 1 और सी का 4 मुझे पहले और दूसरे में दोनों में दिख रहा है। तो काम इससे नहीं बनेगा, काम अपने को आगे और अभी जाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग ए का क्या मैच करें। क्वालिफाइड रिपोर्ट, तो ये ऑडिटर के क्वालिफाइड रिपोर्ट, तो ये ऑडिटर की रिपोर्ट का एक टाइप है। क्वालिफाइड रिपोर्ट कब हम पेश करता है एक ऑडिटर? जब उसको रिपोर्ट में, जब उसको क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी मिलती है, तो वो क्या रिपोर्ट मेंशन करता है हमें? क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ये क्या होता है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एडवर्स रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आखिर ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है और ये एडवर्स रिपोर्ट क्या होता है। चलिए, तो हो गया अपने को ए का थर्ड मिल गया। तो देखिए ए का थर्ड किस में दिया हुआ है, तो ए का थर्ड आपको सेकंड में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और डी का आंसर सेकंड होगा। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस इन कंपनीज इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये तो आपकी लाइबिलिटी है भाई, आपने मिस स्टेटमेंट कर दिया, तो डी का सेकंड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फैसिलिटेट्स एमलगमेशन एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? एमलगमेशन एब्जॉर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन 319, 320, ठीक है ना, 319 में,
कि 320 में, कि 300 410 में, कि 502। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 319, 319। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट? मैनेजमेंट ऑडिट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो कौन सा पार्ट नहीं है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच, review of performance of each responsibility center, review of organizational structure, कि investigating the depreciation method and its application on fixed assets in the company। देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो मैनेजमेंट ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सेंटर होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है, ठीक है ना, और कौन कौन से दो सेंटर होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिलहाल अपना क्वेश्चन ये नहीं है, इसमें पूछा है कि मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट कौन सा नहीं है। तो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को आइडेंटिफाई करना मेरा काम है मैनेजमेंट का, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ये मैनेजमेंट का काम है कि आप परफॉर्मेंस का रिव्यू करें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का रिव्यू करना ये भी आपका काम है, लेकिन डेप्रिसिएशन के मेथड को इन्वेस्टिगेट करना ये आपका काम नहीं है, ठीक है ना, ये अकाउंटेंट का काम है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एजर्शन रीजन से क्वेश्चन, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंटेंट सम कार्व आउट्स एंड फॉर कन्वर्जेंस विथ IFR, ठीक है, विथ सम चेंजेस अप्लाइड इन इंडिया। क्या ये बात सही कह रहा है? रीजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन इंडिया विथ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल नॉट बी IFRS कंप्लायंट। क्या देखिए कह रहा है, क्या इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ कमियां हैं और उसको फुलफिल करने के लिए हमें IFR में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, सम चेंजेस अप्लाइड इन इंडिया एंड फॉर कन्वर्जेंस विथ IFR के साथ उसको मतलब कि बराबरी होने के लिए, ठीक है ना, तो तो इसको हमें कुछ बदलाव के साथ अप्लाई करना पड़ेगा भारत में। रीज़न कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन इंडिया विथ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड will not be IFRS compliant। देखिए, अगर देखा जाए तो सही बात है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ कमियां है, कार्व आउट से कुछ कमियां है, और अगर मुझे क्या है, IFR को क्या करना पड़ेगा, IFR और इसको मिलाना है, ठीक है ना, इंड IS को और IFR को अगर मिलाना है तो मुझे इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो ये तो बात सही है। इसमें बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, जी हाँ, तो दोनों आंसर सही है। बट यहाँ पे एक की कमियों को बात कर रहा है, इंड IS के कमियों को बात कर रहा है, IFR को कन्वर्ज करने की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हमें इसके साथ इसको कन्वर्ज करना पड़े, मिलाना पड़े, तो इंड IS में हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। यहाँ पे तो इसकी कमियों की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आप लोग का इंड IS के अकॉर्डिंग बनता है। तो दोनों अपनी जगह सही है, बट ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बोथ A and R आर करेक्ट, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट बिहेवियर? हाई एंड लो पॉइंट मेथड, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड, अकाउंटिंग एंड एनालिटिकल अप्रोच, नॉन पैरामीट्रिक अप्रोच या नॉन पैरामीट्रिक मेथड, ठीक है। तो वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट बिहेवियर। तो आप सबको पता है प्यारे बच्चों की, कॉस्ट के बिहेवियर को जानना है तो हाई एंड लो पॉइंट को जानना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड ये भी होता है, ठीक है। अकाउंटिंग और एनालिटिकल अप्रोच भी होता है, बट ये नॉन पैरामेट्रिक मेथड नहीं होता है, ठीक है ना, ये स्टैटिक्स का मेथड होता है, ठीक है ना, ये स्टैटिस्टिक्स का मेथड होता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का मेथड होता है। ये आपके कॉस्ट बिहेवियर को जानने का कोई मेथड नहीं होता है। इस हिसाब से A, B, C आपका करेक्ट ऑप्शन, 4th इज योर करेक्ट आंसर। एजर्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द ओनर्स बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सही बात है, जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन, चाहे वो ओनर हो, सप्लायर हो, क्रेडिटर हो, बैंक हो, गवर्नमेंट हो। तो बिजनेस जो है वो सबसे अलग है, किसी का उससे कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। ये हमारा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ऐसा कहता है, ठीक है। तो ये तो सही बात हो गया।
अब रीजन देखिए, अकाउंट ऑफ अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ईच बिजनेस कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट, इसीलिए तो सेपरेट है, इसीलिए तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल ट्रांजेक्शन को नहीं दिखाते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब ए, जो एजर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट आंसर है एजर्शन का। ठीक है, चलिए, which one of the following is not an example of the financing activity with reference to the cash flow statement। तो प्यारे बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है, तो पूछा है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम क्या है, फंड को फंड को रेस करना, फंड को रिडीम करना या पे बैक करना, फर्म को रिडीम करना या पे बैक करना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, लोन वगैरह लिया है तो, और डिविडेंड का पेमेंट करना, शेयर्स वगैरह है तो। ठीक है, ये चार काम होता है ना। तो यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जो है ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट से जुड़ा हुआ ये सवाल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आइए चलिए एक बार स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे हम लोग, ऑप्शंस को। तो ऑप्शन दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग स्टडीज वाइल एस्टिमेटेड द कॉस्ट आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल बेसिस। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्फसाइजेज इज ऑन व्हाट कॉस्ट विल बी while estimated the cost emphasizes is on what cost should be। थर्ड कह रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट आर मोर फ्रिक्वेंटली रिवाइज कंपेयर टू एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट आर मोर स्टेबल देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो प्यारे बच्चों, एस्टिमेटेड कॉस्ट स्टेबल नहीं होते, स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टेबल होते हैं। गलत कह दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट को फ्रिक्वेंटली रिवाइज नहीं कर सकते, एस्टिमेटेड कॉस्ट को रिवाइज करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्फसाइजेज ऑन व्हाट कॉस्ट विल बी, क्या व्हाट कॉस्ट विल बी, क्या कॉस्ट हो सकता है, नहीं क्या कॉस्ट होना चाहिए, व्हाट कॉस्ट शुड बी। और एस्टिमेटेड कॉस्ट व्हाट कॉस्ट विल बी, क्या कॉस्ट होना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे, अनुमान लगाते हैं वहाँ पे। तो इस हिसाब से बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो तीनों तो गलत हो गया, तो ऑप्शन वन करेक्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ये साइंटिफिक एनालिसिस पे बेस्ड होता है और इंजीनियरिंग स्टडीज इस पे करने के बाद ही हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट तय करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए, नॉट ट्रू का मतलब क्या बोला है आपसे, पूछा है फॉल्स कौन सा है। एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट द करेंट ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो एक्सपेंडिचर जो हमें बेनिफिट दे करेंट ईयर में, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? जी हाँ सर, बिल्कुल। अमाउंट पेड फॉर एक्यूरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बात तो ये भी सही है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इज यूजुअली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, नहीं सर ये तो गलत हो गया, ये तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। ठीक है ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया भाई, प्रिंसिपल एरर हो गया। अगर हमको इंस्टॉलेशन में पेमेंट कर रहे हैं किसी भी एसेट्स का, तो उस एसेट्स के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और वो पर्टिकुलर एसेट्स हमारा क्या हो जाता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाता है टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाता है, टू कैश या बैंक अकाउंट। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है, और हमको तो पूछा ही ये था कि कौन सा इनमें से गलत है, तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 20 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप ऑन विच जॉन हैड पेड। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग करते हुए चले क्या, तो जो शेयर फॉरफिट कर रहा है 20 शेयर, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट करेंगे ना आप लोग। हाँ सर, कितने से सर, कॉल्ड अप अमाउंट से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट से, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया, ये 8 होगा। ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई 8, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, तो जो मिल जाता है वो कहाँ चला जाता है, वो टू शेयर फॉर फीचर में चला जाता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को ज़रूर से पता होगा कि जो मिला हुआ पैसा होता है उसको भी हम लोग जब्त कर लेते हैं ना। शेयर जब फॉरफिट करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो हम लोग को जो मिला हुआ पैसा रहता है उस पर्टिकुलर शेयर पे, वो भी तो हम लोग जब्त कर लेते हैं। तो बोला है 5 पर शेयर, 5 रुपये मिल चुका है, 5 रुपये मिल चुका है, तो कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 100 रुपये। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 160 रुपये, ये 100 रुपये
टू कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर कितना नहीं मिला है सर? 3 रुपये नहीं मिला है। बहुत बढ़िया, देख रहे हैं आप लोग भी कितने तेज हो गए हैं, है कि नहीं? आप लोग भी बहुत तेज हो गए। 60 रुपये अपने को नहीं मिला है। पूछा है ऑफ दिस शेयर 15 शेयर वेयर री इशूड टू पार्कर एज फुल्ली पेड अप फॉर 6 पर शेयर। बताइए 10 रुपये का शेयर, 10 का शेयर 6 में दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप लोग देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 15 सिक्सा 15 शेयर दिया, 15 सिक्सा 90, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कर देंगे आप। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का लॉस हुआ है? 4 रुपये का लॉस हुआ है ना, 4 रुपये का। तो 15 शेयर पे 4 रुपये के लॉस के हिसाब से 60 रुपये, और यहाँ पे हो जाएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 150 रुपये। अब अपने को सवाल पूछा क्या है? what is the balance in share forfeiture account after the relevant amount has been transferred to the capital reserve। तो प्यारे बच्चों कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर 100 रुपये, टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 20, नंबर ऑफ शेयर इशूड 15, माइनस री इशू पे फॉरफीचर पे लॉस 60 रुपीज़। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 3 ज़ा 75, 75 माइनस 60, तो ये कितना हो गया? 15 रुपये हम लोगों का कैपिटल रिजर्व पे चला गया। यानी कि हम लोग को इतना पता चल गया कि सर जो 75 रुपये है ये कितने शेयर का है? 15 शेयर का पैसा 75 रुपये है, ठीक है ना। 15 शेयर का, देखिए 20 शेयर फॉरफिट किया, 15 को री इशू किया, 15 को जो री इशू किया उसको 75 रुपये, जो 5 शेयर को री इशू नहीं किया तो उसका कितना पैसा हो जाएगा? तो उसका पैसा हो जाएगा सर 25 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। कितना? 25 रुपये। तो पूछा क्या है? व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे ये पूछता कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा सर? 75, सॉरी सर यहाँ पे जाएगा 15 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और कितना अमाउंट री इशू नहीं किया गया उतना शेयर का पैसा शेयर फॉर फ्यूचर में रह जाएगा, दैट इज 25 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर 25 रुपये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया है एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। एडमिट किया जा रहा है जेड को 37 शेयर इन न्यू फर्म इन विच ही टेक 27 फ्रॉम एक्स एंड 17 फ्रॉम वाई। तो प्यारे बच्चों जब भी आप लोगों को फ्रैक्शन में दिया हो कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ से आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग निकाल लेंगे न्यू रेशियो। क्या निकाल लेंगे आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग निकाल लेंगे न्यू रेशियो, ठीक है। तो न्यू रेशियो कैसे हो जाएगा? तो एक्स का क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो 7/10 माइनस एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया? देखिए एक्स जो दे रहा है 2/7, तो 2/7 आप एलसीएम ले लो 70 हो जाएगा। 10 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49 माइनस 7 10 ज़ा 10 2 ज़ा 20, ठीक है ना। 29 डिवाइडेड बाई 70। वाई का क्या हो जाएगा? वाई का हो जाएगा, वाई ने कितना छोड़ दिया? वाई का पुराना शेयर 3/10 माइनस 1/7, तो इसका भी एलसीएम 70। 10 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 10 ज़ा 10 1 ज़ा 10, ये हो जाएगा 11/70। और आप z का लिख के मैच करवा लीजिए। z का 3/7 है, तो देखिए सभी के डिनोमिनेटर में 70 है, और अगर हमको रेशियो बताना है तो डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 70। और फ्रैक्शन का रूल क्या कहता है? जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई उतना ही न्यूमरेटर में भी होना चाहिए। तो 30/70, इस हिसाब से आप लोगों का रेशियो क्या आ गया? आप लोगों का रेशियो आ गया न्यू रेशियो 29 11 एंड 30, ठीक है। तो द न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा? 29 11 30। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन, ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3 दे एग्रीड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/8 शेयर, व्हाट विल बी देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्यारे बच्चों ये बात आप लोगों को पता होगा कि जब भी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर ना दिया हो तो कैसे आप लोग सॉल्यूशन करेंगे? लेट दी प्रॉफिट बी 1, रिमेनिंग शेयर 1/8 हो गया ना। रिमेनिंग शेयर रिमेनिंग शेयर नहीं हुआ, रिमेनिंग शेयर तो भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये किसका शेयर है? ये
ये जेड का शेयर है, ठीक है ना, किसका शेयर है, ये जेड का शेयर है, जेड का शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे रिमेनिंग शेयर, तो सर रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 - 1/8। तो क्या हो जाएगा, 8 × 1 = 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसके नीचे तो 8 हो जाएगा एलसीएम, 8 × 1 = 1, 1 × 1 रिमेनिंग शेयर आ गया 7/8। और इसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स एंड वाई के बीच में, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप लोग, तो देखेंगे, अच्छा डी को लिया जा रहा है ना, यहाँ पे तो डी है, जेड आप लोगों ने जेड लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे तो डी होगा ना। तो चलिए रिमेनिंग शेयर किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए बी सी, किस रेशियो में, भाई रेशियो तो पूरे सवाल में एक ही दिया है, तो अपने पास को तो कोई चारा नहीं है, ठीक है ना, कि कोई और रेशियो दे दे उसमें कैलकुलेट कर दे। तो ओल्ड रेशियो में ही रिमेनिंग प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ए, ठीक है ना, बिटवीन, देखिए डिस्ट्रीब्यूट करना है आप लोगों को ए बी सी के बीच में, 4 3 2, 4 3 2। तो देखिएगा ए को कितना मिल जाएगा, 7/8 में से 4, 4 3 7 2 9, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। तो 8 9 * 9 7 = 63 माइनस 9 8 8 4 = 32, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 62 में से अगर हम यहाँ पे हो जाएगा 31, 31 हो जाएगा ना, 31 / 72। ये आप लोग क्या कर रहे हो, या आप लोग न्यू रेशियो निकाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद बी का कितना हो जाएगा, बी का 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 432 ना, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया, ठीक है। मेरी थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए 7 4 = 28, 8 9 = 72, 7 3 = 21, 8 9 = 72। सी का क्या हो जाएगा, 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 2/9, ठीक है। तो 7 2 = 14 और 8 9 = 72। आंसर क्या आ गया, 28 21 14। सर क्या इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, डिवाइड करके, बिल्कुल कर सकते हैं। 7 4 = 28, 7 3 = 21, 7 2 = 14। ये हमारा क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया, ठीक है ना, न्यू रेशियो इसका आ गया। अच्छा न्यू रेशियो इसका तो नहीं, न्यू रेशियो तो चारों का बताना पड़ेगा ना, रुक जाइए, अभी तो एक और का लिखना पड़ेगा आप लोगों को। कौन थे, जेड, डी थे, डी। तो डी का शेयर कितना है सर, डी का शेयर जो है वो 1/8 था। तो सभी के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, सभी के नीचे 72 है डिनोमिनेटर में, तो डी आया है किसने के लिए, डी आया है 1/8 शेयर के लिए। तो 8 को 72 बनाना पड़ेगा, 8 9 से 72, जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई उतना न्यूमरेटर में भी, तो 9/72 हो गया। तो 21 28 21 14 एंड 9। तो सर अब तो ये नहीं कटेगा, अगर न्यू रेशियो पूछा है तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर ओल्ड रेशियो पूछता तो आप लोगों को पता है ना कि अगर कुछ नहीं दिया है और 1 मान के हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर हो जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाता, 4 3 2 ही हो जाता। तो यहाँ पे अपने को पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 28 21 14 और 9, 28 21 14 एंड 9, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट। According accounting profit is a surplus of total revenue over and above all paid out cost, including both manufacturing and overhead expenses. Second, economic or pure profit is a residual left after all contractual costs have been made, including the transfer cost of management, insurable risk, depreciation, and payment to shareholder sufficient to maintain investment एट इट्स करेंट लेवल। तो समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप लोगों से पूछा क्या हुआ है, बोला है अकाउंटिंग प्रॉफिट एक सरप्लस है टोटल रेवेन्यू ओवर एंड अबव जितना भी हम लोग पेमेंट करते थे, इंक्लूडिंग बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। बात तो सही है सर, हम लोग सारे पेमेंट करने के बाद ही हम लोग सरप्लस की बात करते हैं। इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट एक रेसिडुअल लेफ्ट आफ्टर ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट have been made, including the transfer cost of management, insurable risk, depreciation, payment to shareholders sufficient to maintain investment। बिल्कुल सही बात है सर, इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट में सब कुछ घटा देते हैं, यहाँ तक कि यहाँ से एक्सप्लिसिट कॉस्ट,
तो जो भी ट्रांसफ़र कॉस्ट होता है मैनेजमेंट का वो भी हम यहाँ पे घटा देते हैं। तो इस हिसाब से दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेब्ट इक्विटी रेशियो इंडिकेट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए कंपनी। तो बड़ा ही आसान है, बिल्कुल सही बात है। इट मेजर द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बिल्कुल सही सर, दोनों सही है। और दोनों रीजन जो आर जो है इस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, बिल्कुल सही, बहुत आसान है, इसमें तो रुकने वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन द बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी एट कॉस्ट हैज़ बिन 20,000 and 17,000 in 2015 and 16. The profit of the sale of property 2,000 is credited to the capital reserve account. New property costing 5,000 was bought in 2016. Determine the sale proceed from the property. अरे कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग क्या बना लो, यहाँ पे आप लोग एक प्रॉपर्टी अकाउंट बना लो ना। यहाँ आप लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। द बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी एट कॉस्ट हैज़ बिन 20,000 17,000, तो 20,000 हो गया ये 2015 का। और इधर मैंने लिख दिया बाई बैलेंस कैरिड डाउन 17,000 रुपये। द प्रॉफिट ऑफ द सेल ऑफ प्रॉपर्टी 2,000 का प्रॉफिट हो गया सेल करके, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड लिखते हैं 2,000। क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। न्यू प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 5,000 वॉज बॉट इन 2016, अच्छा ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए बाई बैंक का, न्यू प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है ना, तो इधर तो आएगा सेल वाला, ठीक है। परचेस वाला कहाँ आ जाएगा, इधर डेबिट साइड में। टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट है ना, आएगा तो डेबिट हो जाएगा। तो ये क्या है, परचेस कर रहे हैं हम लोग, कितना कर रहे हैं परचेस का, परचेस किया हम लोगों ने 5,000। पूछा है सेल से कितना पैसा मिला है, तो जोड़ लीजिए इसको, 20 2 5 27,000, ठीक है। इधर 17,000 तो 27,000 दोनों तरफ आना चाहिए, तो 27 माइनस 17 10,000 इज योर क्या, बैलेंसिंग फिगर। 10,000 क्या आ गया आप लोगों का, बैलेंसिंग फिगर आ गया। यही तो पूछा है, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ ए फर्म एक्स एंड वाई is valued 30,000. It is appearing in the book at 12,000. It is appearing in the book 12,000. Z is admitted for 1/4 share. What amount he is supposed to bring the goodwill? देखिए वैल्यूड गुडविल से हमेशा आने वाले पार्टनर का या जाने वाले पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो 30,000 का 1/4 कितना हो जाएगा, 7,500। और जो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर है ये तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होकर खत्म हो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये 12,000 आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कुछ नहीं दिया तो इक्वली बढ़ जाएगा। अपने को पूछा जेड आया है तो जेड को कितना गुडविल लेके आना पड़ेगा, तो जेड आया 1/4 शेयर के लिए, टोटल फर्म का गुडविल है 30,000, तो जेड को 30,000 का 1/4 लेके आना है, दैट इज 7,500 रुपये। आगे बढ़ेंगे। ए लिमिटेड इशूड ए प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर ₹2,000 शेयर, एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 3,000 शेयर एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 2,400 शेयर। बताइए यहाँ पे 3,000 शेयर, 2,400 शेयर, if he has been allotted 40 शेयर, how many shares he must have been applied? तो बड़ा ही आसान है, देखिए 40 मल्टीप्लाइड बाई 3,000 डिवाइडेड बाई 2,400। तो आप लोग का अप्लाइड का फॉर्मूला पता है, शेयर अप्लाइड इज इक्वल टू, शेयर अप्लाइड इज इक्वल टू, तो शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाई अप्लाइड इन ग्रुप, अप्लाइड इन ग्रुप डिवाइडेड बाई अलॉटेड इन ग्रुप, अलॉटेड इन ग्रुप, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1 0 कैंसिल आउट, 4 6 24, ये ज़ीरो कैंसिल आउट, 6 5 30, 50, ठीक है ना, कितना 50। तो 50 शेयर, हाउ मेनी शेयर ही मस्ट हैव बीन अप्लाइड, गलत कर दिया क्या, प्रोराटा कितने के साथ किया, एक मिनट। ए लिमिटेड इशू इनवाइटिंग एप्लीकेशन 2,000 एप्लीकेशन, अच्छा, एक मिनट गड़बड़ हो गया प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, अभी मैं सही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हो गई हड़बड़ी में गड़बड़ी, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी आपको कहाँ नहीं करना है, बिल्कुल सही जवाब, एग्ज़ाम में नहीं करना है सर, ठीक है। यहाँ गड़बड़ी करेंगे तो चलेगा। तो देखिए ये गड़बड़ी तो आप भी कर सकते हैं ना, ठीक है, ये गड़बड़ तो आपसे भी हो सकता है। तो देखिए जो गड़बड़ी हमसे हो सकती है वो तो आपसे भी हो सकती है। तो क्या पता चला कि सर हमको गड़बड़ नहीं करना है। 2,400 डिवाइडेड बाई 2,000, ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, 1 0 कैंसिल आउट, 1 0
एक जीरो कैंसिल आउट, टू टू ज़ा फोर, और 24 दो, दो के 48 शेयर। तो 48 शेयर क्या किया है, वो अप्लाई किया था। ए ने कितना शेयर अप्लाई किया था, 48 शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट इज रेवेन्यू नेचर। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिसिप्ट है ये, क्योंकि ये आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से मिलने को सेल किया, उससे मिलने वाला रिसिप्ट जो है ये कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट बोरोड फ्रॉम बैंक, ठीक है ना, अमाउंट बोरोड फ्रॉम बैंक। तो ये तो कैपिटल नेचर हो गया, कैपिटल नेचर हो गया। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, डिविडेंड रिसीव, क्योंकि ये तो हर साल मिलता है सर, डिविडेंड तो हर साल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ सिस्टम वेयर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट यूज फॉर कंट्रोल ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे प्री डिटरमाइंड कॉस्ट यूज होता है फॉर कंट्रोल ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो सही बात है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट पता करना जो कि प्री डिटरमाइंड होता है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। स्टैंडर्ड में बी एक्सप्रेस इन मेजर ऑफ क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी मेजर, सही बात है। स्टैंडर्ड कॉस्ट को आप मॉनेटरी टर्म में मेजर करिए या कोई क्वांटिटेटिव उसका फिगर लगा दीजिए, जैसे किलो के हिसाब से, ठीक है ना, ऐसे। ओनली एडवर्स वेरिएंसेस आर इन्वेस्टिगेटेड इंटेंसिवली, intensively. Standard is determined for each element of cost, ठीक है, स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो ओनली एडवर्स वेरिएशन, क्या खाली एडवर्स वेरिएशन को ही इन्वेस्टिगेट करते हैं, ऐसी बात नहीं है सर, ये तो गलत बोल दिया, हम सभी वेरिएंसेस को ही इन्वेस्टिगेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शेड्यूल 3 पार्ट 2 क्या बताता है। सर बहुत एकदम बच्चों वाला सवाल पूछ लिया। सर शेड्यूल 3 में ना, शेड्यूल 3 में 3 पार्ट होते हैं, बिल्कुल सही। तो कौन सा पार्ट, सर देखिए पार्ट 1 होता है, पार्ट 2, बहुत तेज बच्चे हो आप लोग, पार्ट 1 पार्ट 2। सर देखिए पार्ट 1 में बैलेंस शीट आता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पार्ट 2 में, सर देखिए पार्ट 2 में आता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, अच्छा ठीक है। सर अपने को पूछा क्या है, पूछा है शेड्यूल 3 पार्ट 2 में क्या आएगा। सर शेड्यूल 3 पार्ट 2 में आएगा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए बहुत ही शानदार। आज का आखिरी सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। मतलब आपसे क्या पूछा है, आपसे फॉल्स पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट। व्हेन देयर इज वन लिक्विडेशन एंड वन फॉर्मेशन इट इज नोन है, हाँ इसी को तो एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंटरनल कंस्ट्रक्शन में तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो जाता है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइजेस ओनली व्हेन द एमलगेमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। क्या एमलगेमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में, नहीं नहीं सर, एमलगेमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में नहीं, एमलगेमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में ऐसा होता है, परचेज में ऐसा होता है, मर्जर में नहीं। ये गलत बोल दिया, आपसे तो पूछा ही है कि कौन सा फॉल्स है, तो फॉल्स तो यही हो गया। और आगे पढ़ना है, पढ़ लीजिए। अंडर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड द ट्रांसफरिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड द एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये तो सही कह रहा है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इन द केस ऑफ मर्जर। तो मर्जर के केस में हम लोग क्या करते हैं कि जिस कंपनी को हम एक्वायर कर रहे हैं उसके एसेट्स लायबिलिटी को भी क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं बुक वैल्यू पे, सही कह रहा है। द वेंडर कंपनी ट्रांसफर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये भी सही कह रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी गलत नहीं है। तो गलत कौन सा हो गया, सेकंड वाला। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आप लोगों को आज का ये अकाउंट्स का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखा। आगे इससे जुड़े हुए अकाउंटिंग ऑडिटिंग के और भी एमसीक्यूज देखेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट के भी और एमसीक्यूज देखेंगे, साथ ही साथ और भी जितने आपके यूनिट्स हैं उन सभी के एमसीक्यूज को हम लोग ऐसे ही करके चलते जाएंगे लगातार एक सीरीज में, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी अच्छा लगा हो, क्वेश्चन हेल्पफुल लगा हो, तो ज़रूर आप लोग बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो उसको आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए जल्दी से। टेलीग्राम चैनल है हमारा कॉमर्स स्टडी क्लासेस, ठीक है, कॉमर्स स्टडी क्लासेस। तो टेलीग्राम चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए, जिसमें मैं आप लोगों को ये सारे के सारे एमसीक्यूज क्या कर दूंगा, वहाँ पे
अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर जाइए, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलें, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ठीक है ना, सबके साथ आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए यूनिट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।